तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है CWS इन चाइल्ड, यानी चाइल्ड्स विद स्पेशल नीड, इनकी मीनिंग और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी हम इनकी पहचान की प्रक्रिया व विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी ऐसे बालक जिन्हें क्या होती है, विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, उनको हम बोलते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या बच्चे। तो जैसे कि ये इमेज है, आपको इमेज में दिख रहा है कि एक बच्ची है, वो व्हील चेयर पर बैठी है। तो हम कह सकते हैं कि वो बच्ची को क्या है, विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है। यानी अभी तक हमारे कॉमन सेंस में ये समझा जाता था, या कुछ टाइम पहले तक, कि ऐसे लोग जिनको क्या है, दूसरे की आवश्यकता की ज़रूरत है अपने दैनिक कार्यों के लिए भी, जैसे वो चल नहीं सकते हैं, उनको दिख नहीं सकता, ये सारी चीज़ें क्या आती थी, हमें लगता था कि ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो पर लेकिन ऐसा नहीं है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वो हैं जो अपनी क्षमता, योग्यता और व्यवहार के कारण क्या होते हैं, जो औसत बच्चे हैं, यानी जो अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। अब भिन्न कैसे होता है, देखो, ये भिन्नता उनकी उच्चता के कारण भी आ सकती है और उनकी निम्नता के कारण भी आ सकती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो क्लास में बहुत होशियार है, यानी उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, यानी जो IQ लेवल है, वो 130 है, यानी वो बच्चा है 5th स्टैंडर्ड का, लेकिन वो 8th स्टैंडर्ड के सम्स को सॉल्व कर रहा है, तो हुआ ना वो हायर IQ लेवल का। तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, यानी वे सभी बच्चे जो औसत से या तो उच्च होता है, जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन आ गए, या जो क्या होते हैं, कुछ निम्न होते हैं। निम्नता का कारण यहाँ पे से ये आ सकता है, मतलब जो बच्चे क्या कर सकते हैं, उनको दिखने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, या और भी बहुत सारी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ है, इमोशनल डिसेबिलिटीज़ हैं, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो ये वो सभी बच्चे कहाँ आ जाते हैं, औसत वाले बच्चों से, जो थोड़े या तो ऊपर हैं या थोड़े नीचे या थोड़े भिन्न हैं उनसे, हम ये कह सकते हैं। अब इसके बाद से जो क्रीक की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि स्पेशल नीड वाले बच्चे वो हैं जो अपनी क्षमताओं के विकास के लिए विद्यालय प्रशासन यानी विद्यालय व्यवस्था में क्या चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं। मतलब वे बच्चे, जैसे हम बोल रहे हैं कि स्पेशल नीड वाले बच्चे वो हैं जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, तो जैसे नॉर्मल बच्चे जो बिल्कुल हेल्दी हैं, वो क्या है, स्टेयर से अपनी क्लासेस में, अगर 2nd फ्लोर में है तो वो स्टेयर से जा सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, अगर उनको फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है, तो उनको वहाँ पर रैंप की ज़रूरत होगी ना। तो वो सभी बच्चे हैं CWSN बच्चे, जिनको अपनी क्षमताओं के विकास के लिए वो क्या चाहते हैं, विद्यालय व्यवस्था में संशोधन चाहते हैं। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या है CWSN, यानी स्पेशल नीड वाले बच्चे, यानी वे बच्चे जो अपनी औसत क्षमता, व्यक्तित्व, इन सब से क्या होते हैं, अपने आयु के बच्चों से भिन्न होते हैं, या तो वो उच्चता से होते हैं या वो निम्नता से होते हैं। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ CWSN है, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले होता है फिजिकल डिसेबल, यानी शारीरिक रूप से असक्षम। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी अधिगम रूपी अक्षमता। गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो मैं बता रही थी आपको, यानी प्रतिभाशाली बालक। स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, यानी जिसमें क्या है, बोलने से संबंधित या भाषा से संबंधित विकार है। बिहेवियर एंड इमोशनल, यानी जिसमें क्या होता है, भावात्मक या व्यवहारात्मक अक्षमता। इंटेलेक्चुअल, यानी जिनमें बौद्धिक अक्षमता पाई जाती है। सेंसरीज, यानी जिनमें संवेदी क्षमताएं पाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से लेके। तो फर्स्ट है हमारा फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। अब फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, यानी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हम उन डिसेबिलिटीज़ को कहेंगे जिससे बच्चे को क्या होगा, अपने दैनिक कार्य, मतलब जो अपने रोज़ के काम हैं, अपनी मोटर स्किल्स है, उन सबको करने में क्या आएगी, कठिनाई आएंगी। जैसे बच्चे को चलने में कठिनाई आ सकती है, चलने फिरने, इन सब में क्या आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, यानी अपने टास्क को परफॉर्म करने में परेशानी आ सकती है, इन टर्म्स ऑफ किसमें, फिज़िकली। तो उनको हम बोलते हैं फिज़िकल डिसेबिलिटी। जैसे सबसे पहले है सेरेब्रल पाल्सी, इसको हम बोलते हैं मस्तिष्क पक्षघात, यानी ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी यहाँ पे को होता क्या है, देखिए जो बच्चे को अपने गतिक कौशल यानी जो मोटर स्किल्स होती हैं या हो सकती हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स या तो सूक्ष्म कौशल स्तर या गतिक कौशल स्किल जो होती है उनको करने में क्या आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये हो गया सेरेब्रल पाल्सी, वो अपने को बैलेंस नहीं कर पाता है। उसके बाद आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी इसको हम बोल सकते हैं, ये मस्कुलर यानी मसल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाती है, मसल्स जो नॉर्मल हैं उनसे क्या हो जाती है, कुछ कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद है स्पिना बाइफिडा। एज अ नेम इंडिकेट स्पिना, स्पिना डिफर्स टू स्पाइनल कॉर्ड यानी यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं होती हैं, यानी हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके बीच में कुछ गैप आ जाता है। उसके बाद है एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन इसको हम बोलते हैं विच्छेदन। अब देखिए विच्छेदन में क्या होता है, कोई भी दुर्घटना या किसी भी कारणों से अगर हमें अपने हाथ या कोई भी हिस्सा क्या करना पड़े, काटना पड़े यानी अलग करना पड़े बीच में से, तो वो कहलाता है एम्प्यूटेशन। तो आप लोग को समझ में आया, ये था फिजिकल डिसेबिलिटीज़। उसके बाद है गिफ्टेड चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपको बताया था प्रतिभाशाली बालक, ये वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल, इनका क्रिएटिवनेस, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, इनका एप्टीट्यूड स्किल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इनका आईक्यू लेवल भी 130 से ज़्यादा होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो हमने इनको स्पेशल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशल नीड CWSN बच्चों में क्यों रखा, क्योंकि अब देखिए वो बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड का है लेकिन उसका जो माइंड है वो वर्क कर रहा है 8th स्टैंडर्ड पे, लेकिन हम उसको 5th स्टैंडर्ड का ही पढ़ाते जा रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड का ही पढ़ाते जा रहे हैं, तो इससे उसकी जो मतलब मैंने बोला ना क्षमताओं का विकास, तो इससे उसकी क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। उसको तो रिक्वायरमेंट 8th क्लास की है भी वो 5th में, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स तो हाई है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है, इसीलिए वो भी किस में आता है, CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स में आता है। अब इसमें हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इसके एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद आते हैं सेंसरी डिसेबिलिटीज़। एज द नेम इंडिकेट सेंसरी, तो ये किससे रिलेटेड है, हमारे सेंस ऑर्गन से, जैसे आइज़, एयर, नोज, टंग, स्किन। यानी इसमें क्या होता है, हमें हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड परेशानी होती है, यानी हमें या तो देखने में, विज़न में परेशानी हो सकती है, या हमको हेयरिंग में परेशानी हो सकती है, या हम किसी चीज़ को फील करने में परेशानी हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, ये होती है बौद्धिक अक्षमता, यानी ये हमारी माइंड यानी मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। तो इसमें क्या आती है, अब देखिए अगर बच्चा कंप्लीट रूप से स्वस्थ है और उसका मस्तिष्क ही सही से काम नहीं कर रहा है, तो उससे क्या हो पाएगी, उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, तो इससे उसकी जो लाइफ स्किल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, उसमें भी परेशानी आ जाएंगी, उसकी जो दैनिक क्रिया है उसमें भी। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, डाउन सिंड्रोम। अभी डाउन सिंड्रोम होता क्या है, ये डाउन सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर या वो कंडीशन है, ऐसा हमें पाया जाता है कि हमारे शरीर में 23 पेयर्स ऑफ क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। अब अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे माइंड पे क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। उसके बाद है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसके जो विकास के लिए FMRP प्रोटीन है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो FMRP प्रोटीन नहीं पाया गया हमारे दिमाग में यानी मस्तिष्क में, तो यहाँ पे को कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। उसके बाद से है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता। अगर बच्चे में कुछ चीज़ सीखने में दिक्कत आ रही है तो ये क्या कहलाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी बच्चा इसमें सही से पढ़ नहीं पाता है, जैसे यहाँ पर को आपको इमेज दिख रही है, इसमें बच्चा क्या पढ़ नहीं पा रहा है ढंग से, क्या लिखा है वो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है। उसके बाद है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या होगा, बच्चे को प्रॉब्लम होगी मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वो बेसिक कैलकुलेशन जैसे 2+2 भी नहीं कर पाएगा, उसको कठिनाई होंगी उसमें भी। उसके बाद है डिसग्राफिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को राइटिंग, स्पेलिंग, कंपोजिशन इन सबको लिखने में परेशानियाँ होती हैं, तो ये हो गया डिसग्राफिया। उसके बाद से है लैंग्वेज
एंड स्पीच डिसऑर्डर। लैंग्वेज ऑफ स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? लैंग्वेज यानी हमारा जो वाचन है, और स्पीच यानी वाचन, लैंग्वेज यानी हमारी भाषा। तो ऐसे में क्या होती है, बच्चे को कम्युनिकेशन करने में परेशानी होती है, और अगर मैं उसको वो अपना बता नहीं पाएगा, और मैं अगर उससे कुछ पूछ रही हूँ तो वो मेरा सुन नहीं पाएगा इन द सेंस समझ नहीं पाएगा, सुनेगा तो सही पर वो समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आती है स्पीच डिले। ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे को वर्ड्स मतलब आर्टिकुलेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो नहीं कर पाता है, तो वो बहुत देर बाद बोलना स्टार्ट करता है, तो इसकी स्पीच में डिले आना। अफेजिया यानी बच्चा समझ नहीं पाता लैंग्वेज को कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको भाषा ही समझ में नहीं आती है। उसके बाद से शटरिंग को हम बोलते हैं हकलाना। कोई बच्चा क्या होता है जो हकला के बोलता है, तो डिस्ट्रप्शन होता है उसकी स्पीच की फ्लो में। उसके बाद आता है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का इमोशनल, बिहेवियर और मेंटल हेल्थ क्या होती है, इफेक्ट होती है। जैसे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। अब यहाँ पे को बच्चे को अटेंशन ज़्यादा नहीं रह पाता एक चीज़ में, वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर ODD। इसमें क्या होता है, बच्चा हमेशा एग्रेसिव मूड में होता है, चिड़चिड़ा सा होता है। इसके बाद है एनजाइटी एंड डिप्रेशन, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, उसको कुछ अपनी टेंशन में लगा रहता है। अब इसके बाद से तो ओवरऑल हम मिला के इतना जान चुके हैं, फिजिकली डिसेबल, मेंटल डिसेबल, उसके बाद सेंसरी डिसेबल और गिफ्टेड चाइल्ड, ये सभी किसके अंदर आते हैं, CWSN, यानी जिसको क्या होती है, एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं ये सभी बच्चे क्या हैं, CWSN है। जैसे पहली इमेज और इस इमेज में हमें क्या आ रखा है, कुछ अंतर आ जाएगा, तो ये सारे बच्चे किस में आ जाएंगे, CWSN में। अब उसके बाद अब है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ CWSN चाइल्ड, यानी अब इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हम इन बच्चों को कैसे पता लगाएंगे। तो इसकी एक क्या है, एक मल्टीफेसेट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे असेसमेंट, यहाँ पे को क्या होता है, सबसे पहले मूल्यांकन होता है, फिर व्यापक मूल्यांकन होता है, उसके बाद निदान होता है, फिर बच्चे के लिए उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल प्लान्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रारंभिक अवलोकन व पहचान। यहाँ पे को क्या होगा, पहले मैं आपको शॉर्ट पे बता रही हूँ, फिर इनको प्रॉपर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गया अर्ली ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अर्ली ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, जो बच्चे के साथ सबसे पहले कौन है, सबसे पहले केयर टेकर एंड पेरेंट्स, तो वो ऑब्जर्वेशन करेंगे अगर उनको कुछ लग रहा है। उसके बाद से बच्चा किसके बाद आता है, सेकंड जो उसकी फैमिली है वो स्कूल है, तो वो स्कूल आके बहुत कुछ सीखता है, तो सेकंड वर्क किसका है, टीचर का। फिर ये दोनों मिलके यानी टीचर और पेरेंट्स एज वेल एज मिलके आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद अगर रेफरल टू द फॉर्मल इवैल्यूएशन, यानी अब बच्चे को फॉर्मल इवैल्यूएशन के लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो स्पेशलिस्ट है वो उसका क्या करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी उसके हर एक फील्ड, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, वो हर एक फील्ड की जांच करेगा, वो देखेगा कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर आएगा ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट सेटिंग, यानी अब यहाँ पे को ऑब्जर्वेशन ये भी किया जाएगा कि बच्चे का स्कूल में कैसा व्यवहार है, बच्चे का घर में कैसा व्यवहार है, तो डिफरेंट सेटिंग्स में उसकी ऑब्जर्वेशन की जाएगी। उसके बाद डायग्नोस, अब यहाँ पे को मैं पता लगा लूँगी कि बच्चे की प्रॉब्लम है क्या। मान लो मैंने एक बच्चे का पता लगाया कि उस बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिफ़िकल्टी, तो अब मैं जो उसको उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान दूंगी, यानी बच्चे की जो नीड है उसको वैसा ही एजुकेशन प्लान दूंगी, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ तो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अलग से एजुकेशनल प्लान बनाएंगे उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है ना आपको, तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसके लिए एजुकेशनल प्लान बनाएंगे। फिर उसके बाद से क्या होगा, देखिए पेरेंट्स एंड टीचर कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे को क्या है, अगर बच्चे के लिए काम हो रहा है तो बच्चे के साथ दो ही लोग ज़्यादा रहते हैं, या तो पेरेंट्स रहेंगे या टीचर्स, तो दोनों का कोलैबोरेशन होगा, आपस में बात करेंगे, वो बच्चे की आधी परेशानी बताएंगे, वो बच्चे की आधी परेशानी बताएंगे। इसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिवैल्यूएशन, यहाँ पे को क्या होगी, बच्चे की सतत निगरानी की जाएगी। सतत निगरानी यानी ऐसा नहीं कि हमने बच्चे के लिए IEP बनाई उसको छोड़ दिया, हमें देखना भी पड़ेगा क्या उसके लिए वो IEP बेनिफिशियल है, वो उससे काम कर पा रहा है, यानी उसको कुछ सुधार मिल रहा है उस पर,
उसके बाद आएगा कम्युनिटी एंड एक्सटर्नल सपोर्ट यानी सामुदायिक और बाहरी समर्थन। अब इसके बाद देखिए मैं जो आपको समझा चुकी है अर्ली ऑब्जर्वेशन, तो वो कौन करेगा, टीचर और पेरेंट्स करेगा। उसके बाद से टीचर और पेरेंट्स मिलकर उसको किसके पास ले जाएंगे, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे और वहाँ पे को उसके ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास ले जाएंगे, उसका क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद आएगा रेफरल फॉर फॉर्मल इवैल्यूएशन। फॉर्मल इवैल्यूएशन में जो टीचर्स हैं वो उसको किसी के पास रेफर करेंगे, एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेंगे। अब यहाँ पे को जो स्क्रीनिंग है वो तो जनरल स्क्रीनिंग है, जैसे सिविर बोलता है, वो लगते रहेगा, होते रहेगी हर किसी की स्क्रीनिंग। लेकिन यहाँ पे को बच्चे को किसके पास ले जाएंगे, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे, जो हो सकता है वो साइकेट्रिस्ट हो, मतलब कोई भी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे उसका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा, यानी उसकी मेडिकल इवैल्यूएशन होगा, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, डेवलपमेंटल। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला, देखेंगे कि बच्चे का क्लासरूम में कैसा बिहेवियर है और होम और सोशल एनवायरनमेंट उसको कैसा मिल रहा है। उसके बाद होगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होगा, अब मैंने बच्चे की एक समस्या को डायग्नोस कर लिया है, तो यहाँ पे को डायग्नोस करेंगे कि उसको ये प्रॉब्लम थी तो उसको ये दिक्कत है। उसके बाद आएगा इंडिविजुअलाइज प्लान, यानी उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या एजुकेशन प्लान दिया जाएगा, जिसका काम क्या होगा, बच्चे को उसकी एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट देना, उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, मॉडिफिकेशन देना और सपोर्ट देना। अब पेरेंट्स और टीचर भी कोलैबोरेशन करेंगे, वो जानेंगे कि आईपी के क्या गोल्स हैं, उनको कैसे प्लान करना है, कैसे प्रोसीड करना है। उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहेगी, फिर इवेल्युएशन भी होगा अपनी आईईपी का। फिर यहाँ पे आएगा कम्युनिटी एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। अब कम्युनिटी एक्सटर्नल सपोर्ट में क्या होगा, कुछ केसेस में, इन सम केसेस कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, यहाँ पे को क्या होगा, कम्युनिटी में समझाया जाएगा कि बच्चे को क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब के बारे में। तो ये था प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ CWS इन चाइल्ड। तो एट लास्ट कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, और हर एक बच्चे की जो पेस होती है लर्निंग की, पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ, वो भी डिफरेंट होती है। हम कह सकते हैं कि एक ही मम्मी के दो बच्चे में भी क्या आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ आ सकती हैं। तो यहाँ पे को क्या है, हमें बच्चे को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, हमें एज अ टीचर, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं और अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव इन एजुकेशन, तो टीचर होने के नाते और समावेशी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इंक्लूजन एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तक इस पर बात नहीं की जाती थी, तो अब ये क्या हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया इस पर बात करना। और एज अ टीचर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समझें कि हर बच्चा डिफरेंट है, तो हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे क्या हो, सभी बच्चे बेनिफिशियल हों। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे को राइट है अपनी तरह से जीने का, यानी अपनी तरह से किसी भी चीज़ को सीखने का, पढ़ने का। तो एज अ टीचर हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए उसके गोल या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सो थैंक यू।